वेलकम इन फार्मापीडिया। आज हम फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर 26 एंटीसाइकोटिक ड्रग इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने साइकोसिस के बारे में पढ़ा था और फिर हमने उसके कुछ टाइप देखे थे जो इम्पोर्टेंट है। फिर हमने उसके सिम्टम देखे थे जिसमें पहला था हेलुसिनेशन था, दूसरा डिल्यूजन था। फिर हमने ओसीडी के बारे में पढ़ा था और भी बहुत सारे सिम्टम थे, नाइटमेयर्स है, ओवर थिंकिंग, बट ये माइनर सिम्टम है। फिर हमने लास्ट में एक क्लासिफिकेशन देखा था एंटीसाइकोटिक ड्रग का जिसके अंदर 4 इंपॉर्टेंट क्लास थी। पहली है फिनोथायोजिन, इसके अंदर 3 सब क्लास रहती है। फिर ब्यूटारोफिनोन है, फिर उसके बाद थायोजेंथीन है, लास्ट में अदर हेट्रोसाइक्लिक, फिर एटिपिकल्स। ऊपर वाली जो 4 क्लास ये सारी टिपिकल में आती है, नीचे वाली एटिपिकल है। ये लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका था। आज की इस क्लास के अंदर हम एंटीसाइकोटिक की जो इम्पोर्टेंट ड्रग है जिसके बारे में एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चंस आता है उन्हीं के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। और बाकी जो बची ड्रग है जिनके आपको नाम ही याद रखने हैं, जिनके बारे में एग्जाम में इतना पूछा नहीं जाता पर सिंपल क्वेश्चन आता है कि दिस ड्रग बिलोंग विच क्लास, तो आपको पता रहनी चाहिए कि ये एंटीसाइकोटिक क्लास की ड्रग है। जैसे कि लॉक्सापाइन, क्यूटापाइन, अब वहाँ पर ऑप्शन में एंटी डिप्रेशन भी होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये एंटीसाइकोटिक क्लास की है। जो इंपॉर्टेंट ड्रग है जैसे कि क्लोरप्रोमाजीन है, ट्राइफ्लूप्रोमाजीन है, थायोरिंडाजीन है, हेलोपेरिडोल है, क्लोजापिन है, डोमपेरिडोल है, तो ये ड्रग इंपॉर्टेंट है, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अपनी जो पहली क्लास है उसका नाम है फिनोथायाजीन। फिनोथायाजीन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि इस क्लास के अंदर जितनी भी ड्रग है उनके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो ये जो फिनोथायाजीन है, तो ये फिनोथायाजीन एक रिंग है। अब ये जो रिंग है ये सभी ड्रग में कॉमन रहती है और ये जो आपको रिंग दिख रही है फिनोथायाजीन है। नाम से पता चल रहा है, फिनो मतलब फिनाइल, थायाजीन मतलब 6 मेंबर की रिंग जिसके अंदर सल्फर और नाइट्रोजन है। तो ये 6 मेंबर की रिंग है जिसके अंदर सल्फर नाइट्रोजन है, 2 फिनाइल ग्रुप इससे अटैच है, तो इसको बोलते हैं फिनोथायाजीन। और ये जो फिनोथायाजीन है ये सभी ड्रग के अंदर रहती है। बाद में कुछ चेंज होता है, उसके बेसिस पे ड्रग अलग अलग बनती है। अब देखो पहली जो सब क्लास है फिनोथायाजीन में वो है एलिफेटिक साइड चेन। अब एलिफेटिक साइड चेन नाम से पता चल रहा है यहाँ कोई कार्बन की सिंपल चेन लगी रहेगी इस रिंग के ऊपर। पहली जो ड्रग है इसके अंदर वो है क्लोरप्रोमाजीन। अब ये दिख रहा है क्लोरप्रोमाजीन, तो इसका स्ट्रक्चर हम थोड़ा देख लेते हैं। अब इसमें क्या रहता है, देखो यहाँ अगर मैं नंबरिंग करूँ तो इसको 1 नंबर दूंगा, इसको 2 दूंगा, इसी तरह 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 नंबर पर नाइट्रोजन आ रहा है। और ये जो 2 नंबर है इसमें क्लोरप्रोमाजीन में यहाँ क्या रहेगा, क्लोरीन रहेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं क्लोर। अब ये प्रोमाजीन, प्रो मतलब क्या है, प्रोपाइल, तो यहाँ पे इस तरह 3 कार्बन की चेन रहेगी और फिर यहाँ पे एक नाइट्रोजन रहेगा और फिर यहाँ डाईमिथाइल ग्रुप लगा रहेगा। तो ये बन गया आपका क्लोरप्रोमाजीन का स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, फिनोथायाजीन रिंग है, उसके 2 पोजिशन पे क्या है, क्लोरो, तो 2 क्लोरो फिनोथायाजीन। और 10 नंबर पे क्या है, तो 10 नंबर पे क्या है, डाईमिथाइल अमीनो प्रोपाइल। और प्रोपाइल में कौन से कार्बन पे ये डाईमिथाइल अमीनो, तो 3 नंबर पे, तो इसका नोमेनक्लेचर आप ऐसे याद कर सकते हो। इसी तरह अगर दूसरी ड्रग है ट्राइफ्लूप्रोमाजीन, तो ये भी एलिफेटिक साइड चेन वाली ड्रग है। तो इसका और क्लोरप्रोमाजीन का स्ट्रक्चर एक जैसा ही है, बट इस क्लोरीन की जगह ट्राईफ्लूरो में क्या रहेगा, इसमें रहेगा F3C, ये 3 है, F3 है, तो इसको बोलते हैं ट्राईफ्लोरोमिथाइल बोलते हैं। तो ये ट्राईफ्लोरोमिथाइल इस क्लोरीन की जगह रहेगा, बाकी पूरा स्ट्रक्चर क्लोरप्रोमाजीन जैसा ही है। अब जो फ्लोरीन है इसकी वजह से क्या होता है कि ये ड्रग बहुत ज़्यादा पोटेंट हो जाती है कंपेयर टू क्लोरप्रोमाजीन, इसीलिए ट्राईफ्लोरोप्रोमाजीन यूज की जाती है। तो आई होप कि आपको ये दोनों स्ट्रक्चर अच्छे से याद हो गए होंगे। इसके बाद जो सेकेंड क्लास है वो है पाइपेरिडीन साइड चेन। अब देखो पाइपेरिडीन है तो इसके अंदर पाइपेरिडीन रिंग रहेगी, फिनोथायाजीन रिंग कॉमन रहेगी। इसके अंदर 2 ड्रग आती है, एक आती है थायोरिंडाजीन, दूसरी है मीजोरिंडाजीन। पहले तो इन दोनों ड्रग के नाम आप याद रखो। फिर इसके बाद ये जो मीजोरिंडाजीन है, ये मीजोरिंडाजीन क्या है, ये प्रो ड्रग है। ये आफ्टर मेटाबॉलिज्म के बाद ये थायोरिंडाजीन में ही कन्वर्ट होती है। अब जिस प्रोसेस से कन्वर्ट होती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्शन बोलते हैं, और ये एग्जाम में पूछा गया है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे क्या रहता है इसके स्ट्रक्चर के अंदर। देखो ये फिनोथायाजीन रिंग है और यहाँ पे इस पोजीशन पहले इथाइल ग्रुप लगा रहेगा, इस तरह से इथाइल है। फिर यहाँ पे क्या रहेगी, एक 6 मेंबर की नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग रहेगी जिसको बोलते हैं पाइपेरिडीन। तो ये पाइपेरिडीन रिंग लगी रहेगी और इसका ये जो सेकंड पोजीशन है इस पर ग्रुप लगा रहेगा, किस केस में, मीजोरिंडाजीन में। कौन सा ग्रुप लगा रहेगा, तो वो लगा रहेगा
वो लगा रहेगा SOCH3, ये ग्रुप लगा रहेगा। तो ये है मीजोरिंडाजिन। अगर मैं इस ग्रुप को हटा के इसकी जगह पे सिंपल थायोमिथाइल ग्रुप लगा दूं SHCH3 तो बन जाएगा आपका थायोरिंडाजिन। तो देखो ये मीजोरिंडाजिन है, ये आफ्टर मेटाबॉलिज्म वैसे भी थायोरिंडाजिन में कन्वर्ट होती है, तो ये आपको याद रखना है। तो देखो यहाँ पे एक ऑक्सीजन हट जाएगा तभी तो ये ग्रुप बनेगा। तो ये कौन सी प्रोसेस हुई, तो ये ऑक्सीजन हटना मतलब क्या हुआ, रिडक्शन। तो रिडक्शन प्रोसेस से ये ड्रग एक्टिवेट होती है मीजोरिंडाजिन। इसके बाद तीसरी जो क्लास है वो है पाइपेराजिन साइड चेन। तो नाम से पता चल रहा है इसके अंदर क्या रहेगा, पाइपेराजिन रिंग रहेगी। और पाइपेराजिन रिंग किसको बोलते हैं, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग, 2 नाइट्रोजन रहेंगे और ये 6 मेंबर की रिंग रहेगी और 1 और 4 पोजीशन पे नाइट्रोजन की पोजीशन रहती है, तो इसको बोलते हैं पाइपेराजिन। और ये पाइपेराजिन क्या रहती है, इस फिनोथाइजिन से अटैच रहती है, तब ये सारी ड्रग बनेगी, ट्राइफ्लूपेराजिन, फ्लूफिनाजिन और परफिनाजिन। तो इसके 1-2 के हम स्ट्रक्चर अभी थोड़े देख लेते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले जो स्ट्रक्चर देखेंगे वो देखेंगे परफिनाजिन का। देखो परफिनाजिन में क्या होता है कि यहाँ पे वापस वही 3 कार्बन की चेन रहेगी जो क्लोरोब्रोमाजिन में थी। फिर यहाँ पे पाइपेराजिन रिंग आ जाएगी जो अभी हमने बना के देखी थी, इस टाइप नाइट्रोजन आ जाएगा और ये पाइपेराजिन रिंग आ गई। और फिर यहाँ पे इथेनॉल रहेगा 2 कार्बन और फिर OH ग्रुप लगा रहेगा। तो यहाँ इथेनॉल ग्रुप लगा रहेगा तो ये क्या बन जाएगी, परफिनाजिन। तो आप इन सब के स्ट्रक्चर भी याद कर सकते हो, इसी तरह से स्ट्रक्चर इनका रहता है। और यहाँ पे सेकंड पोजीशन में क्लोरीन तो रहता ही है। जैसे ये ट्राईफ्लूरो तो क्लोरीन की जगह ट्राईफ्लूरो ग्रुप लग जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे लगाया था, तो ट्राईफ्लूपेराजिन बन गया। देखो नाम में पेराजिन आ रहा है, तो आपको स्ट्रक्चर में थोड़ा सा आइडिया लग गया कि इनके स्ट्रक्चर में क्या चेंज है। तो मतलब बेसिक तो रिंग अपनी सेम है और साइड में थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। इसके बाद ये जो पाइपेराजिन क्लास है तीसरी वाली, ये सबसे ज़्यादा पोटेंट रहती है। ज़्यादा पोटेंट का मतलब क्या हुआ कि कम डोज में अच्छा इफेक्ट देती है। जैसे क्लोरोप्रोमाजिन 10 mg चाहिए तो वो 1 mg में ही ये ट्राइफ्लूपेराजिन ड्रग अपना एक्शन दे देगी। अब हम मैकेनिज्म एक्शन देखेंगे ये फिनोथाइजिन जितनी भी ड्रग है उन सब का। तो मैंने आपको बताया है कि क्या होता है कि साइकोसिस में डोपामिन का लेवल बढ़ जाता है और डोपामिन क्या करता है, D2 रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, जिससे क्या होगा, इंसान ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग या ज़्यादा ही सोचने लग जाएगा और थोड़ा साइकोसिस वाले सिम्टम उनके अंदर आ जाते हैं। आपको पता है डोपामिन मोटिवेशन करने वाला न्यूरोट्रांसमीटर है, तो इसको एक्शन को रोकने के लिए हम D2 ब्लॉकर देते हैं। तो जितनी भी फिनोथाइजिन ड्रग है वो क्या करती है, D2 रिसेप्टर को स्ट्रांगली ब्लॉक करेगी। D2 को तो करेगी बट उसके एक और भी इफेक्ट रहते हैं, वो रहते हैं एंटीकोलिनर्जिक, दूसरा अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर। तो देखो ये एंटीकोलिनर्जिक और अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर ये तो हमें नहीं चाहिए, ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है, बट हमारे लिए D2 ब्लॉकर यूजफुल है। तो इसलिए D2 ब्लॉकर है इसका मैकेनिज्म एक्शन। एंटीकोलिनर्जिक और अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर की वजह से क्या हो जाएगा, इन ड्रग के साइड इफेक्ट आ जाते हैं। अब जितनी भी फिनोथाइजिन ड्रग इनके कौन कौन से साइड इफेक्ट है वो देखते हैं। जैसे कि पहला जो साइड इफेक्ट है वो है ट्रेडिव एकैथेसिया, दूसरा है डिस्काइनेसिया, फिर है वेट गेन, सेडेशन, पार्किंसोनिज्म। तो देखो ये पार्किंसोनिज्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पार्किंसोनिज्म में बताया था कि ड्रग इंड्यूस पार्किंसोनिज्म, जिसके अंदर ड्रग दी जाती है एंटीकोलिनर्जिक, तो वो जो ड्रग इंड्यूस पार्किंसोनिज्म है वो किस ड्रग की वजह से होता है, तो ये फिनोथाइजिन की वजह से होता है। तो ये आपको याद रखना है, सिंपल सी बात है। आपको पता है डोपामिन का जब लेवल कम हो जाता है तो पार्किंसोनिज्म होता है। अगर कोई इंसान फिनोथाइजिन लॉन्ग टाइम लेगा तो उसमें क्या होगा, डोपामिन का एक्शन रुक जाएगा D2 ब्लॉकर की वजह से, तो क्या होगा, उसको पार्किंसोनिज्म आएगा। जब वो फिनोथाइजिन लेना छोड़ देगा तब ये पार्किंसोनिज्म अपने आप सही हो जाएगा। इसके बाद एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट सारे इसके रहते हैं, जो क्योंकि इसका एक्शन रहता है एंटीकोलिनर्जिक, तो सारे एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट आ जाएंगे इनके अंदर। जैसे ड्राई माउथ है, ड्राई आइज है, कॉन्स्टिपेशन है, तो ये सारे मैं आपको NS में बता चुका हूँ। इसके बाद इंक्रीज द प्रोलैक्टिन रिलीज, तो ये इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा गया है। याद रखना, जब डोपामिन का एक्शन रोका जाता है तो होगा क्या, प्रोलैक्टिन का रिलीज बढ़ जाएगा। और जब प्रोलैक्टिन का रिलीज बढ़ जाएगा तो पता है मिल्क सिक्रेशन बढ़ जाएगा, फीमेल के केस में और मेल के केस में भी। तो आपको अगर याद है, मेरा पार्किंसोनिज्म का आपने लेक्चर देखा हो तो मैंने आपको बताया था एक ड्रग है ब्रोमोग्रिप्टिन। उस ड्रग का यूज़ किया जाता है जब फीमेल जिनका बेबी एक्सपायर हो चुका है तो फिर भी उनके अंदर जो मिल्क प्रोडक्शन होता रहता है, तो उस मिल्क को रोकने के लिए हम क्या देते हैं, डोपामिन एगोनिस्ट। तो डोपामिन एगोनिस्ट क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन को क्या करता है, वो मिल्क प्रोडक्शन को कम करता है। ठीक है,
बट यहाँ हम क्या दे डोपामिन ब्लॉकर दे रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। तो ये एक डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। इंक्रीज द प्रोलैक्टिन रिलीज, कौन सा, फिनोथायाजीन। और प्रोलैक्टिन के रिलीज को रोकेगा कौन, तो अपना ब्रोमोक्रिप्टिन या फिर लीवोडोपा या जो भी डोपामिन को स्टिमुलेट करने वाली ड्रग। इसके बाद ये नेक्स्ट 2 अलग साइड इफेक्ट मैंने लिखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि थायोरिंडाजीन, जो हमने पाइपेरिडिन साइड चेन वाली क्लास के अंदर ये ड्रग देखी थी। तो थायोरिंडाजीन का एक साइड इफेक्ट है, वो है रेटिनल पिगमेंटेशन। तो ये रेटिनल पिगमेंटेशन है ना, ये एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखना ये रेटिना आइज के रिलेटेड इसके साइड इफेक्ट है। इसके बाद सेकंड जो ड्रग है वो है क्लोरप्रोमाजीन, जो क्या करती है, कोलेस्टेटिस जॉन्डिस करती है, और ये एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपने मेरा एंटीबायोटिक का लेक्चर देखा हो तो मैंने वहाँ पे बताया था इरिथ्रोमाइसिन स्टिमुलेट, एक साल्ट दिया जाता है इरिथ्रोमाइसिन का, वो क्या करता है, वो भी कोलेस्टेटिस जॉन्डिस करता है। और ये जो क्लोरप्रोमाजीन है ये भी क्या करता है, कोलेस्टेटिस जॉन्डिस करता है। जैसे लिंक करके पढ़ा करो। और रेटिनल पिगमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा गया है, तो ये याद रखना किसका रहता है, थायोरिंडाजीन का। यहाँ पर मैंने लिखा है लेस ईपीडी, एक्स्ट्रा पायरिमिडल डिसऑर्डर, जो अभी हम लास्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो जो थायोरिंडाजीन है इनके साथ ये कम रहते हैं, कम, बाकी सबके साथ ज़्यादा रहते हैं। हेलोपेरिडोल के पास, हेलोपेरिडोल पे ईपीडी सबसे हाई रहते हैं, बट इस ड्रग के साथ ईपीडी कम रहते हैं। ये सब हम नेक्स्ट स्लाइड में वैसे भी देखने वाले हैं। अभी हमने जो अपनी पहली क्लास है फिनोथायाजीन, इसके बारे में हमने अच्छे से देखा, इसकी तीनों सब क्लास के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। अब हम जो सेकंड क्लास है जिसको बोलते हैं ब्यूटायरोफिनोन, इसके बारे में पढ़ेंगे। ब्यूटायरोफिनोन के अंदर 4 ड्रग आती है, चारों के नाम आपको पहले याद रहने चाहिए। कौन कौन सी 4 ड्रग है, तो पहली जो ड्रग है वो है हेलोपेरिडोल, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसके बारे में एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, तो ये मैं 3 स्टार कर रहा हूँ। इसके बाद है ट्राइफ्लोपेरिडोल, तो ये 1 स्टार कर रहा हूँ। डोपेरिडोल ये 2 स्टार कर रहा हूँ। पेनफ्लूपेरिडोल, तो देखो सबसे ज़्यादा हेलोपेरिडोल है, उसके बाद डोपेरिडोल है, और थोड़ा बहुत इनके बारे में नाम पूछा जाता है कि किस क्लास से ये ड्रग बिलोंग करती है। तो ये ब्यूटायरोफिनोन डेरिवेटिव है, एंटीसाइकोटिक की ड्रग है। अब हम हेलोपेरिडोल के बारे में थोड़ा अच्छे से देखेंगे, क्योंकि हेलोपेरिडोल के बारे में अपने को पता चल गया तो बाकी जो ड्रग है वो इसके रिलेटिव ही है, मतलब कर्जन है इसके, एक जैसे ही सिम्टम साइड इफेक्ट वैसे ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है। तो ये जो हेलोपेरिडोल ड्रग है, ये सबसे पहले तो आप ये याद रखना कि ये बहुत ही ज़्यादा पोटेंट ड्रग है पूरी एंटीसाइकोटिक क्लास में, सबसे ज़्यादा पोटेंट है। पोटेंट मतलब ये बहुत ही कम डोज पे अपना एक्शन देती है। जो भी पोटेंट ड्रग रहती है उनकी डोज बहुत कम रहती है, वो टॉक्सिसिटी भी बहुत ड्रग ज़्यादा करती है। पोटेंसी हमेशा याद रखना कंसंट्रेशन से डिफाइन करते हैं, ये मैं आपको जनरल फार्माकोलॉजी में पढ़ाऊंगा। जैसे कंसंट्रेशन, एक ड्रग 100 mg पे दे रही है और एक ड्रग 5 mg पे दे रही है अपना एक्शन, तो ये जो 5 mg पे जो देती है ना, ये क्या हाईली पोटेंट ड्रग है, मतलब कम ही डोज में अच्छा इफेक्ट देना। अभी जो ड्रग है हेलोपेरिडोल, तो ये क्या ब्यूटायरोफिनोन डेरिवेटिव है। तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे देखो 1 2 3 4 कार्बन है, इसलिए देखो ये ब्यूटायरो, फिनोल ये फिनाइल ग्रुप है। तो ऐसे ये जो इतना मोइटी है इसको बोलते हैं ब्यूटायरोफिनोन। ये इन सभी ड्रग के अंदर क्या रहेगी, कॉमन रहेगी। अब हम अभी स्ट्रक्चर ब्यूटायरोफिनोन में हेलोपेरिडोल का देख रहे हैं, तो देखो इतना तो स्ट्रक्चर सब में कॉमन है। यहाँ पे क्या लगा, एक और फिनाइल है जिसमें 4 क्लोरोफिनाइल लगा हुआ है, इससे पाइपेरिडीन के 4 पोजीशन पे। पाइपेरिडीन पे एक फिनोल ग्रुप भी लगा हुआ है, OH ग्रुप भी लगा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और 4 क्लोरोफिनाइल लगा हुआ है। और ये तो ब्यूटाइल है ही, और यहाँ पे देखोगे तो 4 फ्लोरोफिनाइल भी लगा हुआ है। तो ये बेसिक आपको आइडिया रहना चाहिए स्ट्रक्चर का, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि IUPAC नेम पूछ सकते हैं नाइपर जैसे एग्जाम में या फिर जीपेट जैसे एग्जाम में। तो आपको अगर बेसिक आइडिया है कि यहाँ ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहता है, तो आप कंपैरिजन करोगे ऑप्शन का, तो आप इजीली आंसर निकाल दोगे। इसके बाद ये जो ब्यूटायरोफिनोन है, इसकी क्लास की जो ड्रग है हेलोपेरिडोल, बहुत ही ज़्यादा पोटेंट है, इसीलिए एक्यूट साइकोसिस में यूज की जाती है। एक्यूट साइकोसिस किसको बोलते हैं, जैसे कि अभी कल तक पेशेंट एकदम अच्छा था, फिर उसको एकदम से क्या हुआ कि एकदम से साइकोसिस वाले सिम्टम आ गए, एक हेलुसिनेशन हो गया उसके अंदर, और एक रातों रातों पागल हो गया। तो उस केस में क्या बोलते हैं, एक्यूट साइकोसिस, वहाँ पे हम हेलोपेरिडोल देते हैं। इसके बाद जैसे कि क्रोनिक साइकोसिस, तो वो धीरे धीरे होता है, पता चलेगा हाँ अभी इसका थोड़ा दिमाग ख़राब हो रहा है। इसी तरह ये ड्रग मोर पोटेंट है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ मैंने लिखा है लेस ईपीडी, तो ये थोड़ा गलत लिख लिया है यहाँ पे, मतलब ये मैक्सिमम ईपीडी किसके साथ रहती है, हेलोपेरिडोल के साथ। जो भी ड्रग ज़्यादा पोटेंट रहती है
उसके साथ ईपीडी ज़्यादा रहता है और एंटी कोलिनर्जिक एक्शन क्या रहता है, थोड़ा कम रहते हैं। तो यहाँ पे क्या ईपीडी बहुत ज़्यादा है, एक्स्ट्रा पायरिमिनल डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा है। क्या होता है एक्स्ट्रा पायरिमिनल डिसऑर्डर, तो ये मोमेंट के रिलेटेड डिसऑर्डर रहते हैं, जो हम नेक्स्ट आगे वाली जो स्लाइड आएगी उसमें मैं आपको बताऊँगा। और भी इसके साइड इफेक्ट हैं, जैसे प्रॉन्ग क्यूटी करना, तो ये प्रॉन्ग क्यूटी भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। और भी मलेरिया में 1-2 ड्रग है जो मैंने आपको बताया था, जो क्यूटी को क्या करती है, प्रॉन्ग करती है। कौन सी ड्रग है वो आप मुझे कमेंट करके बताना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वो ड्रग है। इसके बाद ये नीचे एक और साइड इफेक्ट लिखा है, वो है प्रियाप्रिज्म। तो इसमें जो इजेक्शन होता है पेनिस के अंदर वो पेनफुल होता है। तो ये प्रियाप्रिज्म ज़्यादातर एंटीसाइकोटिक ड्रग का साइड इफेक्ट रहता है। लेस अल्फा ब्लॉकिंग, लेस एंटीकोलिनर्जिक। याद रखना जो ज़्यादा पोटेंट रहेगी वो क्या रहेगी, लेस एंटीकोलिनर्जिक और लेस अल्फा ब्लॉकर रहेगी। जैसे कि अपने फिनोथायजीन है, वो ज़्यादा एंटीकोलिनर्जिक एक्शन देती है, ज़्यादा अल्फा ब्लॉकिंग देती है, बट पोटेंट क्या रहती है, लेस रहती है। पर ये ज़्यादा पोटेंट है तो इनका एंटीकोलिनर्जिक एक्शन भी क्या रहता है, थोड़ा कम रहता है। मतलब साइड इफेक्ट इसमें ड्राई माउथ वगैरह कम आएंगे, बट इसके अंदर ईपीडी वाले सिम्टम ज़्यादा आएंगे। अब एक फैक्ट है वो याद रखना है जो एग्जाम में पूछा गया है, जैसे कि फेंटेनाइल, जो अपना अपोजिट डेरिवेटिव वहाँ पे हमने देखा था सिंथेटिक में, फेंटेनाइल और डोपेरिडोल है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है कहाँ पे, ट्राइजीमिनल न्यूरालजिया। तो ये क्या है ट्राइजीमिनल न्यूरालजिया, तो आपको पता है अपने फेस के ऊपर ऐसी नर्व निकली रहती है, क्रेनियल नर्व रहती है, जो ऐसे आगे जाके 3 ब्रांच में बढ़ जाती है, जिसको बोलते हैं ट्राइजीमिनल बोलते हैं। तो ये नर्व क्या होती है, बहुत ज़्यादा इसमें सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, पेन होने लग जाता है। ट्राइजीमिनल न्यूरालजिया में क्या होता है, जब लाइट पड़ती है इस नर्व के ऊपर तो इसमें पेन होता है, सेंसिटिविटी बहुत ही खतरनाक वाली हो जाती है, जो पेन सहन भी नहीं होता, जिसको बोलते हैं ट्राइजीमिनल न्यूरालजिया। तो ट्राइजीमिनल न्यूरालजिया में डोपेरिडोल और फेंटेनाइल का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, और याद रखना सलमान खान को भी ट्राइजीमिनल न्यूरालजिया हो गया था, ऐसे याद रखना। इसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पे हाई पोटेंसी ड्रग है, लो एंटीकोलिनर्जिक अल्फा ब्लॉकर साइड इफेक्ट बट हाई ईपीडी, एक्स्ट्रा पायरिमिनल डिसऑर्डर। तो ये एक फैक्ट है, आपको याद रखना है। कई बार ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, तब ऐसे नॉलेज आपका ये नॉलेज काम आएगा। तो हमने अभी एंटी साइकोसिस में पहली क्लास देख ली, दूसरी क्लास देख ली। अभी जो थायोजेंथिन है, इसकी ड्रग थायोजेंथिन, फ्लूरोपेन, थायोजोल, इन ड्रग के नाम ही इंपॉर्टेंट है। नाम याद हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, पर एग्जाम में इन ड्रग के बारे में पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन आता नहीं है, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे भी नहीं। इसके बाद अदर हेट्रोसाइक्लिक, जिसमें पीमोजाइड और लोक्सापिन है। तो लोक्सापिन, पीमोजाइड के नाम आपको याद रहने चाहिए कि दिस ड्रग बिलोंग टू विच क्लास, साइकोसिस या डिप्रेशन। इन दोनों में ही कन्फ्यूजन होगा एग्जाम में, क्योंकि लोक्सापिन जैसी और भी ड्रग है जो एंटी डिप्रेशन में आती है। तो याद रखना लोक्सापिन पीमोजाइड ड्रग है, साइकोसिस की है, इतना याद रहेगा तो आपका क्वेश्चन इजीली निकल जाएगा। अब हम देखेंगे एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग। इसमें भी हम एक इंपॉर्टेंट ड्रग उसी के बारे में देखेंगे, वो है क्लोजापिन, जिसके बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। बाकी जो ड्रग है ओल्नाजिपिन है, रिस्पेरिडोल है, क्यूटीपाइन है, इसके बाद एरिप्राजोल है, जिस्प्रिडोन है। तो इन ड्रग के नाम आपको याद रखने हैं, इसके सिवा कुछ भी इस ड्रग में इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अभी हम एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसका मैकेनिज्म एक्शन कैसे डिफरेंस रहता है कंपेयर टू टिपिकल से। टिपिकल ड्रग क्या करती है, सिर्फ D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी, बट जो एटिपिकल ड्रग है वो क्या करेगी, वो डोपामिन के एक्शन को तो ब्लॉक करेगी, साथ में 5-HT2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी, मतलब सीरोटोनिन के एक्शन को भी क्या करेगी, ये ड्रग ब्लॉक करेगी, मतलब 2 एक्शन दे रही है, इसीलिए एटिपिकल है। इसमें जो इम्पोर्टेंट ड्रग है वो है क्लोजापिन, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना ये वीक D2 ब्लॉकर रहती है, बट ये स्ट्रॉन्ग ब्लॉकर रहती है, कौन सी, 5-HT2 और D2-4, और यही एग्जाम में पूछा जाता है। हमें पता है कि एंटीसाइकोटिक ड्रग सारी क्या करती है, D2 ब्लॉकर होती है, बट क्लोजापिन है वो D4 रिसेप्टर भी ब्लॉकर रहती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम में फार्मासिस्ट के एग्जाम में पूछा गया है। अब ये जो क्लोजापिन का स्ट्रक्चर है, कोई भी इंपॉर्टेंट इतना स्ट्रक्चर नहीं है, याद करो तो अच्छी बात है, ना करो तो भी अच्छी बात है। रिंग सिस्टम कौन सा देख लेना, डाई बेंजो थायाएजीन, थाया नहीं है, डाई एजीपाइन रिंग सिस्टम रहता है, इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है। अब इसके साइड इफेक्ट देखेंगे तो इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लोजापिन के। पहला तो ये इंपॉर्टेंट D4 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, पहला तो आप याद रखो, फिर आप इसके साइड इफेक्ट याद रखना। जैसे कॉन्स्टिपेशन कभी नहीं पूछेंगे, सेडेशन कभी एग्जाम में नहीं पूछेंगे। इसके बाद जितने भी साइड इफेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा इंपॉर्टेंट वो बताता हूँ।
वेट गेन भी इम्पोर्टेंट नहीं है। एक्स्ट्रा पायरिमिडल सिम्टम वो तो रहते हैं, पर ये जो साइड इफेक्ट है ए ग्रेनुलोसाइटोसिस, और यही एग्जाम में पूछा गया है, मतलब WBC का प्रोडक्शन रोक देती है ये ड्रग। तो ए ग्रेनुलोसाइटोसिस इस ड्रग का साइड इफेक्ट है इम्पोर्टेंट, ये आपको याद रखना है। जिन लोगों में जिनकी इम्यूनिटी कम है या फिर जिनके अंदर ब्लड की डेफिशिएंसी है, तो उन लोगों को हम क्लोज़ापिन नहीं देंगे। अब हम एक्स्ट्रा पायरिमिडल जो सिम्टम रहते हैं, साइड इफेक्ट डिसऑर्डर बोलते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो इसके अंदर क्या रहता है कि जब कोई इंसान एंटीसाइकोटिक ड्रग लेता है तो उसके अंदर मोमेंट डिसऑर्डर हो जाते हैं, उनके बॉडी के मोमेंट थोड़े बिगड़ जाते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा पायरिमिडल डिसऑर्डर या फिर साइड इफेक्ट। तो इसके अंदर बहुत सारे हैं, आपको बस नाम याद रखने, जैसे डिस्टोनिया है, एकेथेसिया है, पार्किंसोनिज्म, ये भी क्या है, EPD है, जो एंटीसाइकोटिक का साइड इफेक्ट रहता है। और पार्किंसोनिज्म में आपको पता है अपने बॉडी के मोमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, मैं पार्किंसोनिज्म में आपको अच्छे से बता चुका हूँ। रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेसिया, ट्रीमर्स, ट्रेडिडिस्काइनेसिया, तो ये जो मैंने यहाँ लिखे हैं ये सारे क्या किस में आते हैं, ये एक्स्ट्रा पायरिमिडल साइड इफेक्ट होते हैं। और कई बार एग्जाम में सिंपल पूछा जाता है एक्स्ट्रा पायरिमिडल डिसऑर्डर या साइड इफेक्ट किस ड्रग में आते हैं, तो वो एंटीसाइकोसिस। एंटीसाइकोसिस में सबसे ज़्यादा किसके साथ, तो वो हैलोपेरिडोल के साथ आते हैं। और पूछते हैं कि एक्स्ट्रा पायरिमिडल जो साइड इफेक्ट्स में कौन कौन से साइड इफेक्ट होते हैं, तो सारे मोमेंट के रिलेटिव रहते हैं। तो वहाँ पे अगर आपको ऑप्शन में कॉन्स्टिपेशन दिया रहेगा तो वो कॉन्स्टिपेशन एक्स्ट्रा पायरिमिडल साइड इफेक्ट नहीं रहेगा। अब कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट साइड इफेक्ट है जो एंटीसाइकोटिक के, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि ए ग्रेनुलोसाइटोसिस, तो ये क्लोज़ापिन का रहता है। रेटिनल पिगमेंटेशन कई बार आता है, रेटिनल डिग्रेडेशन आ जाता है, तो किसका रहता है, थायरोइंडाजिन का, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। कैटारेक्ट फॉर्मेशन जो आइज की प्रॉब्लम है ये, तो ये क्यूटीपाइन का रहता है, तो ये आपको याद रखना है। कोलेस्टेटिक जॉन्डिस किसका रहता है, तो क्लोरोप्रोमाजिन का रहता है। इरिथ्रोमाइसिन स्टूलेट का भी रहता है, ये भी आपको याद रखना है। मोर एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट किस ड्रग के रहते हैं, तो थायरोइंडाजिन के, या फिर जितनी भी हमने आगे जो फिनोथाइजिन डेरिवेटिव ड्रग पढ़े उन सब के रहते हैं। उन सब में भी सबसे ज़्यादा किसके रहते हैं, आपके थायरोइंडाजिन के, मोर एंटीकोलिनर्जिक। तो मैं पूछूं जो ओल्ड एज के पेशेंट है उनको हम थायरोइंडाजिन नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि उनका ब्लैडर में यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगा। यूरिनरी रिटेंशन किसका साइड इफेक्ट है, एंटीकोलिनर्जिक का है। तो इस टाइप से भी एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं। इसके बाद लेस EPD किसका होगा, तो देखो थायरोइंडाजिन का होगा। जिनके साथ एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट ज़्यादा रहते हैं तो उनका EPD लेस रहता है, और जिसका EPD ज़्यादा रहता है तो उनका एंटीकोलिनर्जिक लेस रहेगा। तो देखो मोर EPD किसके साथ देंगे, तो हैलोपेरिडोल के साथ। तो फाइनली अपना ये पूरा चैप्टर अच्छे से खत्म हो चुका है एंटीसाइकोसिस का, और इतना ही पूछते हैं एग्जाम में। मैंने एंटीसाइकोसिस के बहुत सारे MCQ क्वेश्चन किए, नाजमा इनामदार, उसके सिवा भी बहुत सारे बुक देखी है MCQ की, पुराने पेपर भी देखे हैं, तो इनसे बाहर एग्जाम में नहीं आता है। आप अगर इतना भी याद अच्छे से कर लोगे और फिर आप MCQ अटेंड करके देखो, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी कंटेंट में से निकल जाएंगे आपके। एक और थोड़ी सी चीज़ रह गई थी जो आपको बताना मैं भूल गया था, वो ये है कि जो हैलोपेरिडोल ड्रग है वो यूज की जाती है एक्यूट साइकोसिस के अंदर, और दूसरी जो ये पेनफ्लूरिडोल है जो क्रॉनिक साइकोसिस में यूज की जाती है। और ये जो पेनफ्लूरिडोल ड्रग है ये सबसे लॉन्गेस्ट एक्टिंग ड्रग है, तो ये आपको याद रखना है। मतलब एक बार आपने ले लिया तो आप भले 3-4 दिन लो ही मत, इतनी लॉन्गेस्ट एक्टिंग है। इसके बाद एक क्लोज़ापिन ड्रग, ये यूज की जाती है मल्टी रेजिस्टेंस साइकोसिस, मतलब कोई भी ड्रग असर ना करे साइकोसिस पेशेंट के अंदर, तब ये ड्रग यूज की जाएगी। ये क्लोज़ापिन आपको याद रखनी है। तो ये आपको टोटल याद रखना है। आप थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए, शेयर करो चैनल को, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। थैंक यू।